साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने रोजाना रात 9 बजे साइकोलॉजी की वीडियो लेकर के आ रहा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कल जो पढ़ा था, मनोविज्ञान तक का पार्ट पढ़ा था, आज की वीडियो में मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का कुछ भाग कराऊंगा। उसके बाद कल फिर उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नई यूनिट शुरू करेंगे। तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। साइकोलॉजी का बहुत ही सरलतम रूप हम पढ़ा रहे हैं और सरल से सरल बनाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यदि आप फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फ्रेशर हैं तो भी आसानी से आप इसको समझ सकें। और साइकोलॉजी बहुत ही आसान विषय है, बस समझाने वाले के पास थोड़ा तरीका होना चाहिए, अनेक उदाहरण होना चाहिए और इसको रोचक बना के आपके सामने प्रस्तुत करें। तो साइकोलॉजी बहुत ही आसान है। शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक की शुरुआत करता हूं मैं। मनोविज्ञान का टॉपिक कल हमने पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये दो विषय हैं, शिक्षा अलग विषय है और मनोविज्ञान अलग विषय है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ करके एक तीसरा विषय बना दिया। कहने का मेरा मीन शिक्षा अलग विषय है, मनोविज्ञान अलग विषय है और हमने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ करके एक नया विषय बना दिया और नाम रख दिया शिक्षा मनोविज्ञान। कंडीशन कैसी है? कंडीशन ठीक वैसी है जैसे आप दिवाली के टाइम पे या कभी घर में कलर पेंट करवाना हो तो आप कलर पेंट की दुकान पर जब जाते हैं और उनके पास वो कलर नहीं होता जिसकी आपने डिमांड की है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी दो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो उनको पहले से पता होता है, उन दो कलर को मिलाकर के एक तीसरा कलर जिसकी आपने डिमांड की है उस कलर को तैयार कर देते हैं। नहीं समझे? आपने जो कलर मांगा वो उनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं, वो दो कलर उनको पहले से कॉम्बिनेशन पता होता है, उन दो कलर को मिलाकर के वे एक नया कलर तैयार कर देता है। वही कंडीशन हमारे इस विषय की है। हमने एक विषय है शिक्षा, दूसरा विषय है मनोविज्ञान और इन दोनों विषयों को जोड़ करके हमने तीसरा विषय बनाया, नाम रखा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान बनाने के पीछे या इन दोनों को आपस में जोड़ने के पीछे जो मूल कारण है वो कारण है मानव व्यवहार। कैसे है देखिए, शिक्षा क्या करती है, मानव व्यवहार का परिमार्जन करती है। ठीक है, और मनोविज्ञान क्या करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन करती है, उसमें उसकी मदद करता है मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जिसमें उसकी मदद करती है शिक्षा। इसका मतलब शिक्षा का काम है मानव के व्यवहार को सुधारने का, जिसमें सहायक होगा मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान का काम है मानव के व्यवहार का अध्ययन करने का, जिसमें सहायक होगी शिक्षा। जब एक विद्यार्थी विद्यालय में आता है, पढ़ने आता है और आकर के कुछ अजीब अजीब शब्द मतलब जैसे तू तड़ाके की बोली बोलता है, आकर के कहता है मैडम तू क्या कर रही है, मैडम यहाँ तू क्या कर रही है, मैडम तू कैसे बैठी है। तो जब बच्चा तू कह करके बोलता है तो मैडम को लगता है इसमें बोलने के मैनर्स नहीं है, इसको सभ्यता नहीं है, तो मैडम उसे पीटती नहीं है, दंड नहीं देती। क्यों नहीं दे सकती? ना तो देती है ना दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वर्तमान में आरटी 2009 की धारा 17 किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से दंड देने का निषेध करती है और इसलिए मैडम ये काम नहीं कर सकती। तो फिर कैसे करेंगे? साइकोलॉजी का उपयोग। लेकिन पता कब चला कि व्यवहार में कमी है? जब वो पढ़ने आया, शिक्षा ग्रहण करने आया। फिर मैडम ने कहा चिंटू अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, अच्छे बच्चों का व्यवहार ऐसा नहीं होता है, अच्छे बच्चों की भाषा ऐसी नहीं होती है। तो फिर उसने साइकोलॉजी का उपयोग किया, जो मैंने बोला है इस तरह से शिक्षा। अब उसने साइकोलॉजी का उपयोग किया मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। अध्ययन कब किया? जब वो शिक्षा ग्रहण करने आया। तो शिक्षा मानव व्यवहार को सुधारती है, उसमें हेल्प करता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है
और उसमें हेल्प करती है शिक्षा। इसका मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान की योजक कड़ी मानव व्यवहार, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाला तत्व मानव व्यवहार तथा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु तो हो जाएगा बालक। ऐसे समझिए, शिक्षा मतलब व्यवहार की शुद्धि का नाम। शिक्षा क्या करवाती है? व्यवहार की शुद्धि। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव करवाता है। मनोविज्ञान क्या करवाता है? व्यवहार का अनुभव। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा और मनोविज्ञान की योजक कड़ी क्या है? मानव व्यवहार। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? बालक। शिक्षा व्यवहार की शुद्धि का नाम है, मनोविज्ञान व्यवहार के अनुभव का नाम है, शिक्षा और मनोविज्ञान की योजक कड़ी मानव व्यवहार है, और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है, बालक को माना जाता है। ठीक है। अब जब शिक्षा मनोविज्ञान विषय बन गया तो इसकी उत्पत्ति हुई थी सन 1900 ईस्वी में, और शिक्षा मनोविज्ञान को विकसित करने में, उत्पत्ति करने में अहम योगदान है हर्बर्ट फ्रॉबेल और पेस्टालोजी का। कहने का मेरा मीन्स हर्बर्ट फ्रॉबेल पेस्टालोजी के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ सन 1900 ईस्वी में। सन 1920 में थॉर्नडाइक, जड, टर्मन, स्टैनले हॉल, इन सबके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना। 1900 में हर्बर्ट फ्रॉबेल पेस्टालोजी के प्रयासों से यह एक विषय बन गया, शिक्षा मनोविज्ञान का अस्तित्व में आया। सन 1920 में थॉर्नडाइक, जड, टर्मन, स्टैनले हॉल ने इसे शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग कर दिया, उसकी अलग शाखा से बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान अलग और शिक्षा मनोविज्ञान अलग, दोनों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी, शिक्षा मनोविज्ञान को प्रॉपर एक विषय बना दिया। किनके प्रयासों से बनाया गया? थॉर्नडाइक, जड, टर्मन, स्टैनले हॉल। अब शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मनोविज्ञान के संदर्भ में हमने कल जो मनोविज्ञान का टॉपिक कंप्लीट किया उसमें पढ़ लिया था। तो शिक्षा जो है, ये शब्द जो आपके सामने लिख रहा है, ये संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बनता है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बनता है, और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना, दोनों मीनिंग होता है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ठीक है। शिक्षा को शिक्षा के स्थान पर विद्या भी कहते हैं, और विद्या शब्द संस्कृत की विद धातु से बनता है। कौन सी धातु से? विद धातु से। और विद का अर्थ होता है जानना। ठीक है, टू नो। ठीक है, किसको जानना? स्वयं को। तो विद्या शब्द विद धातु से बना है, विद धातु संस्कृत की है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, और इसका अर्थ होता है जानना, यानी खुद को जानना। शिक्षा हमें अपनी क्षमताओं से परिचित करवाती है, शिक्षा हमें सिखाती है, बताती है कि हम क्या कर सकते हैं जीवन में, आप क्या कर सकते हैं जीवन में, आप क्या बन सकते हैं। ये आपको तभी पता चलता है जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, आपके अंदर एनर्जी, ज्ञान रूपी एनर्जी आ जाती है, ज्ञान रूपी शक्ति आपके अंदर आ जाती है, तभी आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप क्या बन सकते हैं। ठीक है। अब हम अंग्रेजी में शिक्षा या विद्या को कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द एडुकेटम से बनता है, और एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर बनता है, ई प्लस ड्यूको। ठीक है। एडुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है, एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर बनता है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से,
और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। इसका मतलब शिक्षा क्या करती है, हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का काम करती है, हमारे अंदर छुपी हुई योग्यताओं को बाहर ले जाने या उजागर करने का काम करती है। एडुकेयर के अलावा एडुसियर, एडुकेटम के अलावा एडुकेयर और एडुसियर, इन दो शब्दों का उपयोग भी किया जाता है शिक्षा के संदर्भ में। एडुकेयर का अर्थ है टू लीड आउट, इसका अर्थ है टू रेज, टू रेज यानी प्रस्फुटित करना, इसका अर्थ है नेतृत्व प्रदान करना, प्रस्फुटित करना या नेतृत्व प्रदान करना। इसका मतलब ओवरऑल इन सबका मीनिंग एक ही है कि शिक्षा क्या करती है, हमारे अंदर छुपी हुई हमारे अंदर छुपी हुई योग्यताओं को उजागर करने का काम, हमें उनसे परिचित करवाने का काम, ये शिक्षा की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको कैसे हम परिभाषित करें। शिक्षा के उद्देश्य, शब्द के आधार पर जब शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य खुद एजुकेशन शब्द में ही छुपे हुए हैं। आपको ज्यादा इधर उधर जाने की या ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन शब्द ही शिक्षा के उद्देश्यों को मतलब प्रचारित करता है या बताता है। जैसे ई है, ई से बनता है इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब प्रभावी। इसका मतलब शिक्षा आपके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाती है, शिक्षा आपके व्यक्तित्व को इस रूप में विकसित करती है कि दूसरों पर आप अपना क्या छोड़ सके, प्रभाव। दूसरा है ड्यूटी या फिर डिसिप्लिन। ठीक है, शिक्षा आपको कर्तव्यों का ज्ञान कराती है, शिक्षा आपको अनुशासन सिखाती है। फिर है यू, यूटिलाइजेशन। ठीक है, शिक्षा आपको बताती है कि चीजों का उपयोग कैसे करना है। प्रकृति ने जो हमको दिया या फिर हमारे आसपास जो कुछ भी हमको मिला है, जो हमको ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, माता पिता ने दिया है, उसका उपयोग कैसे करना है और उपयोग कैसे इस तरह से करना है कि हम उसका उपयोग भी करें और वो हमारे लिए आगे चल के काम भी आए। ठीक है, कहने का मतलब चीजों का उपयोग कैसे करना, ये भी हमें शिक्षा सिखाती है। फिर हमारे चरित्र को श्रेष्ठ बनाती है, कैरेक्टर का निर्माण करती है। EDUC, फिर आता है ए, शिक्षा हमको एक्टिव बनाती है, क्रियाशील बनाती है। ठीक है, हमें चलना सिखाती है, निरंतर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद आता है टी, शिक्षा हमें ट्रेंड करती है, निपुणता का भाव लाती है हमारे अंदर। उसके बाद आता है आई, और आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, दूसरों को दिशा निर्देश देने की क्षमता। इंस्ट्रक्शन अर्थात शिक्षा हमें सिखाती है, इतना लायक और काबिल बनाती है कि हम दूसरों को दिशा निर्देश दे सकें, दूसरों को हम अच्छे से बता सकें, अपनी बातों को समझा सकें। अब आ जाता है ओ, ओ से मीनिंग निकलता है आउटलुक, मतलब सजगता, सजगता यानी जागरूकता। ठीक है, और फिर आता है एन, एन से तात्पर्य हम निकालते हैं यहां पे नैरोलेस, नैरोलेस मतलब व्यापक, हमारी सोच को संकीर्णता से परे ले जाती है, जाति धर्म के अंधविश्वासों से हटाती है, कुरीतियों, रूढ़ि रिवाजों, रूढ़ि रीतियों और परंपराओं से दूर ले जाती है, हमारी सोच को वैज्ञानिक बनाती है। ये सारी उद्देश्य शिक्षा के हैं, ये सारी बातें हमारे अंदर शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है। एक बार फिर से बताता हूं शब्द के आधार पर, एजुकेशन शब्द के आधार पर, शिक्षा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाती है, शिक्षा हमें कर्तव्यों का ज्ञान कराती है, शिक्षा हमें अनुशासन सिखाती है, शिक्षा हमें चीजों का उपयोग करना सिखाती है, शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण करना सिखाती है या हमारे चरित्र का निर्माण करती है, शिक्षा हमें क्रियाशील बनाती है, शिक्षा हमारे अंदर निपुणता का भाव लाती है, शिक्षा हमारे अंदर दिशा निर्देश देने की क्षमता पैदा करती है कि हम दूसरों को सिखा सकें, दूसरों को बता सकें, शिक्षा हमें सजग बनाती है, शिक्षा हमें जागरूक बनाती है और शिक्षा हमारी सोच को व्यापक बनाती है, हमारी सोच को जाति धर्म अंधविश्वास इनसे परे ले जाती है। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आप जानते ही हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, एक बालक का सर्वांगीण विकास करना, यह शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया सामान्य अर्थों में, जैसे हम शब्द का अर्थ पढ़ते हैं, एजुकेशन शब्द पढ़ते हैं, तो उसमें जो शब्द छुपे हुए हैं, जो अक्षर हैं, उनके आधार पर हम इसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम आजाद हुए थे और आजादी के समय
आपको पता है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, नाम मात्र के लोग शिक्षित थे। तो उस समय में हमारे यहाँ के शिक्षाविदों ने ये तय किया कि जो भी व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख जाएगा, चिट्ठी लिख ले, चिट्ठी पढ़ ले और साहूकार से लिए गए ब्याज का, छोटे मोटे ब्याज का हिसाब किताब कर ले, उस व्यक्ति को ही हम क्या मान लेंगे? शिक्षित। ये उस समय की बात है जब हम आजाद हुए। तो उस समय शिक्षा के उद्देश्यों को 3R में परिभाषित किया गया और 3R में पहला, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है अर्थमेटिक। ठीक है, इसका मतलब शिक्षा हमारे अंदर इन योग्यताओं को विकसित करती है। और कौन कौन सी योग्यताएं हैं? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, मतलब पढ़ना, लिखना और गणित की गणनाएं करना। पढ़ना, लिखना, गणितीय गणनाएं। ठीक है, चिट्ठी पढ़ ले, चिट्ठी लिख ले, ठीक है, छोटा मोटा हिसाब किताब कर ले। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्यों को पेस्टालॉजी ने 4H में परिभाषित कर दिया और 4H में उन्होंने हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, इनको बताया। ठीक है, हेड से मतलब यहां पे सिर से नहीं है, हेड से मतलब है यहां पे मानसिक क्षमताओं का विकास। शिक्षा बालक की मानसिक क्षमताओं को विकसित करती है। दूसरा है हार्ट, शिक्षा व्यक्ति को भावात्मक रूप से मजबूत बनाती है। शिक्षा व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं का विकास करती है, शिक्षा व्यक्ति को भावात्मक रूप से मजबूत बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को हुनर सिखाती है, कौशल सिखाती है, स्किल सिखाती है। और इन तीनों का विकास तभी होता है जब व्यक्ति की हेल्थ अच्छी हो, अर्थात व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो। और आपने कई जगह स्कूलों में लिखा देखा होगा या शैक्षिक संस्थानों में लिखा देखा होगा आपने, शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में उन कोट्स लिखा मिलता है जिसमें लिखा रहता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपका माइंड अच्छा नहीं हो सकता, आपका ब्रेन अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास, ना कि सिर्फ 3R। ये संकीर्ण उद्देश्य है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। अब वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में शिक्षा के उद्देश्यों को 7R में परिभाषित किया जाता है। 21वीं सदी में बताया गया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक तक नहीं है। शिक्षा के उद्देश्यों को 7R में परिभाषित किया जाता है और 7R में परिभाषित करने के मुख्य आधार शुरू के 3 रहेंगे: रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, अर्थमेटिक मतलब गणितीय गणनाएं करना। जब तक ये 3 काम नहीं आते किसी भी व्यक्ति को, तो चाहे वो कितना ही ज्ञानवान हो, चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन हम उसको शिक्षित नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये 3 काम आना जरूरी है। कौन कौन से हैं 3 काम? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। ठीक है, उसके बाद राइट्स। शिक्षा हमें अपने अधिकारों से परिचित कराती है, शिक्षा हमें अपने अधिकारों के बारे में बताती है। फिर है रिक्रिएशन, चीजों का पुनर्निर्माण करना। जो चीजें आज उपयोग में ले रहे हैं, कल को वो नष्ट हो जाएंगी, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप काम चलाएंगे? तो चीजों का पुनर्निर्माण करना साइंस सिखाता है, और साइंस क्या है? एजुकेशन है, रिक्रिएशन। फिर है रेस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षा हमें अपने उद्देश्यों से परिचित करवाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर है रिलेशनशिप, शिक्षा हमें अपने कर्तव्यों, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे कर्तव्य क्या है, शिक्षा हमें उनसे परिचित करवाती है, अवगत करवाती है। और फिर है रिलेशनशिप, मतलब सामाजिकता, मतलब दूसरों के साथ अच्छे संबंध। तो पढ़ना, लिखना, गणित की गणना, ये तो आधार है। उसके बाद हमें अपने अधिकारों से परिचित करवाती है, हमें चीजों का पुनर्निर्माण करना सिखाती है, हमें अपने उत्तरदायित्वों से परिचित कराती है, देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है, हमारे क्या कर्तव्य है, ये भी हमें शिक्षा सिखाती है। और फिर है रिलेशनशिप, दूसरों के साथ अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करना, दूसरों के सुख दुख में भाग लेना, ये कौन सिखाती है? शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्यों को आरंभ में 3R में परिभाषित किया गया,
फिर 4H में परिभाषित किया गया और वर्तमान में 7R के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। जब अच्छा जो शिक्षा शब्द है, एजुकेशन शब्द है, वो भी शिक्षा के उद्देश्यों को अपने आप में समाहित किए हुए है। इफेक्टिव, ड्यूटी, यूटिलाइजेशन, करेक्टर, एक्टिव, ट्रेंड, इंस्ट्रक्शन, आउटलुक, नैरोलेस, ये भी शिक्षा के उद्देश्यों को दर्शाते हैं। तो अभी हमने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े हैं, एक बार फिर से देखिए। शब्द के आधार पर इफेक्टिव, ड्यूटी मतलब हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाती है, कर्तव्यों का ज्ञान कराती है या हमें अनुशासन सिखाती है, चीजों का उपयोग करना सिखाती है, हमारे चरित्र को श्रेष्ठ बनाती है, हमें क्रियाशील बनाती है, हमारे अंदर निपुणता का भाव लाती है, हमारे अंदर निर्देशन की क्षमता विकसित करती है, हमें सजगता हमारे अंदर पैदा करती है आसपास के वातावरण के प्रति और हमारी सोच को व्यापक बनाती है। ठीक है। फिर है 3R। 3R में रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक लिखा हुआ है, मतलब पढ़ना, लिखना और गणित की गणनाएं करना, ये हमको शिक्षा सिखाती है। फिर है 4H, ये पेस्टालॉजी ने अवधारणा दी है। इसमें 4H में पहला H है हेड। हेड मतलब मानसिक क्षमताओं का विकास, फिर भावात्मक रूप से मजबूत बनाना, फिर कोई हुनर या कौशल सिखाना और उसके बाद हेल्थ, स्वास्थ्य को श्रेष्ठ बनाना, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, क्योंकि बाकी की तीनों चीजें तभी विकसित होंगी जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को 7R में इस तरह से परिभाषित किया जाता है। बात करते हैं शिक्षा के प्रकार की। तो शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, और शिक्षा के प्रकारों की जब बात करते हैं तो शिक्षा को हम 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है औपचारिक, ठीक है, दूसरा है अनौपचारिक, और तीसरा है निरौपचारिक। हम 3 प्रकार ग्रहण करते हैं, या शिक्षा के 3 स्वरूप होते हैं। पहला है औपचारिक, ठीक है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो औपचारिक स्वरूप की कुछ विशेषताएं, जैसे शिक्षा का स्थान, निश्चित अवधि, ठीक है। इसके अलावा अध्यापक विद्यार्थी का प्रत्यक्ष संबंध, ठीक है, परीक्षाएं, मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जैसी विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं औपचारिक शिक्षा में? इसमें निश्चित समय होता है, आपको स्कूल टाइम में जाना है 10 से 4 या 8 से 2, जो भी आपका स्कूल का टाइम है। निश्चित स्थान, आपकी क्लास के बैठने का निश्चित स्थान होता है। निश्चित अवधि, सेशन की निश्चित अवधि है, स्कूल टाइम की भी निश्चित अवधि है। अध्यापक विद्यार्थी का प्रत्यक्ष संबंध, रोजाना टीचर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, मूल्यांकन होते हैं और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। किसकी विशेषता है? औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा के संदर्भ केंद्र अर्थात जहां से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो है विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, अर्थात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इनमें रहकर के जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं नियमित विद्यार्थी के रूप में, उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। दूसरा है अनौपचारिक, जब कोई व्यक्ति परिवार, समाज और वातावरण में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से, परिवार, समाज और वातावरण में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से स्वयं किसी नवीन ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, स्वयं किसी ज्ञान को सीख लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और संदर्भ केंद्र है इसके परिवार, समाज, वातावरण। तीसरा है निरौपचारिक। निरौपचारिक में क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां औपचारिक की होती हैं और कुछ परिस्थितियां अनौपचारिक की होती हैं। जैसे निश्चित समय नहीं होता, आपकी मर्जी कभी भी पढ़ सकते हैं। निश्चित स्थान नहीं होता कि आपको वहीं आकर के बैठना है, लेकिन अवधि होती है। अध्यापक विद्यार्थी के प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाए जाते, लेकिन परीक्षाएं, मूल्यांकन, प्रमाण पत्र, ये सारी विशेषताएं इसके अंदर मौजूद रहती हैं, जिसे हम कह रहे हैं निरौपचारिक शिक्षा। अर्थात ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, इसके माध्यम से या सहपाठी विद्यार्थी के रूप में जो आप एजुकेशन ग्रहण करते हो वो किसके अंदर आती है? निरौपचारिक। तो शिक्षा के 3 प्रकार हैं, शिक्षा के 3 स्वरूप होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक में समय, स्थान, अवधि, अध्यापक विद्यार्थी का संबंध, परीक्षाएं, मूल्यांकन, प्रमाण पत्र, ये सब शामिल होते हैं। और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में जब आप पढ़ाई करते हैं तो औपचारिक शिक्षा कहलाती है।
फिर है अनौपचारिक परिवार समाज वातावरण में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से या इनके माध्यम से आप स्वयं किसी नवीन ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। संदर्भ केंद्र परिवार समाज वातावरण है। तीसरा है निरौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसमें आप रोजाना विद्यालय नहीं जाते, रोजाना कॉलेज नहीं जाते, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए सामग्री है। आपके पेपर होंगे, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ना आपके बैठने का स्थान है, ना आपके ऊपर बाउंडेशन है कि इतने बजे से इतने बजे आना ही है। आप अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ाई करते हैं और आपको पढ़ाने वाला भी कोई नहीं होता है, लेकिन आपकी परीक्षाएं होती है, आपका मूल्यांकन होता है और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। कौन सी शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं? निरौपचारिक। तो शिक्षा के 3 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का हमारा पार्ट था, इसका कुछ भाग है, बाकी का जो शेष है वो कल के वीडियो में कराऊंगा। एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि यदि आप शिक्षक भर्ती खासकर रीट या प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की या मेंस की, दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और खासकर मेंस की थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत बेहतरीन या दमदार तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस तरह का कोई संस्था नहीं मिल पा रही है, आप संस्था की तलाश में हैं जिससे जुड़ करके आप अपनी कमियों को पूरा कर सकें और पिछली जो कमियां आपसे रह गई उन पर काम कर सकें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। और यदि आप सिस्टमेटिक क्लास, अच्छी मेहनत, अनुशासित वातावरण और बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपके लिए सबसे सुटेबल संस्थान रहेगा, जहां की बेस्ट टीम आपके साथ मिलकर आपको वहां तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है जहां तक आप जाना चाहते हैं। थैंक यू।